जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका। वेलकम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अध्याय में आज के इस अध्याय में हम जानेंगे आज़ादी के बाद देश में किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने थी और उन चुनौतियों से हम किस प्रकार निपटे। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, सिर्फ +2 के लिए ही नहीं, मैं तो कहूँ हर आम आदमी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। उन्हें समझ आनी चाहिए इसके बारे में भी क्या हुआ। जल्दी कीजिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा, अच्छे से अध्याय को समझना है। आप सबका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। सबसे पहले एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ। आपसे कोई ये पूछे भी 1947 का साल आपके लिए कैसा था, क्या उत्तर आएगा? जहां तक मैं मानता हूं हर भारतीय का एक ही जवाब होगा, कभी खुशी कभी गम। गम इसलिए क्योंकि 1947 में हमारे हिंदुस्तान का विभाजन हुआ। 1947 में विभाजन के साथ साथ हिंसा हुई, त्रासदी हुई, लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए, बड़े ही गमगीन माहौल था उस टाइम। और खुशी इसलिए भी अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। और दुर्भाग्य यही है भी ऐसी आज़ादी शायद दुनिया में किसी देश को नहीं मिली थी जैसे हमारे साथ हुआ, क्योंकि बंटवारा भी साथ हो गया था। बंटवारे में कैसे क्या हुआ उसके बारे में हम पिछली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। और अब हम हमारे देश भारत के आज़ादी होने के बाद की बातों से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हाल ही में हमने हमारे देश का 75वां जो आज़ादी दिवस है वो मनाया है। और आपकी जो ये सेकंड बुक है इसके अंदर हमारे आज़ादी के बाद के 60 सालों की राजनीति के ऊपर एक परिदृश्य है वो डाला गया है, ताकि बच्चों में समझ विकसित हो भी भारत की पॉलिटी के बारे में, किस प्रकार से आज़ाद भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए वो समझ आप में होनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। प्रश्न आता है कई बार, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टी विद डेस्टिनी। इंग्लिश में याद रखें, हिंदी में याद रखें, दोनों में याद रखें तो और भी अच्छी बात है। पूछा यह जाता है भी ये क्या है, तो देखिएगा 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हमारा देश आजाद हुआ। हम यही कहते हैं 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को हमारा स्वतंत्रता दिवस। और इसी मध्य रात्रि को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, क्योंकि आज़ादी की खुशी में दिया जा रहा भाषण था। और उसी को कहा जाता है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। समझ गए होंगे भी ये क्या चीज है। अब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अब बात थी हमारे राष्ट्र के निर्माण की। तो इस आजादी के बाद दो बातों के ऊपर सबकी सहमति थी भी इस आजाद देश के अंदर क्या होना चाहिए। पहली सहमति इस बात पर थी भी हमारा जो शासन है, हमारे ऊपर जो शासन करने वाले लोग हैं वो लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा। हमारे ऊपर जो शासन है वो लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार मतलब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। हम जो एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनते हैं, चुनकर भेजते हैं, फिर वो सरकार बनाते हैं और वो देश को चलाते हैं। एक तो इस बात पर सब सहमत थे। दूसरी ये थी भी जो सरकार बन जाएगी वो सभी के भले के लिए काम करेगी, कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके भले के लिए वो सरकार है वो काम करेगी। इन दो बातों के ऊपर तो हर व्यक्ति की
जो सहमति थी। तो ये भी अपने आप में प्रश्न बनता है भी आजादी के बाद किन दो बातों पर सबकी सहमति थी। तो जो शासन है वो लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा और जो सरकार है वो सभी के भले के लिए काम करेगी। समझ गए आप? दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर की जान है, मैं तो कहूं पहचान है इस चैप्टर की, वो है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन सी है। आजाद तो हो गए, लेकिन उस आजादी को बनाए रखना अपने आप में एक चैलेंज था। अंग्रेजों को यह लगता था हमने भारत को आजाद तो कर दिया, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक है वो एक देश के रूप में नहीं रह पाएगा। एक बंटवारा तो कह हमने कर दिया है, उसके बाद भारत का जो बंटवारा है वो और बहुत से छोटे छोटे देशों में हो जाएगा। तो कितनी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने थी। वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं, नाम पहले आपको अच्छे से याद हो। पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना, भी हमारे देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधना, भी हम सब एक हैं। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना करना, डेमोक्रेसी की स्थापना करना। और तीसरा, क्या समानता पर आधारित विकास करना, भी सबका साथ सबका विकास, भी समानता पर आधारित विकास करना। इन 3 चीजों को बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती थी। उसी को कहते हैं भी राष्ट्र निर्माण। भी हमारे देश के निर्माण के लिए, एकता के लिए हमारे सामने कौन सी 3 चुनौतियां, एक एकता की, दूसरी लोकतंत्र की और तीसरी सबके विकास की। ये 3 चुनौतियां हमारे सामने थी। अब पहले हम इन चुनौतियों के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी है वो ले लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा ये बात भी ये क्या है और किस प्रकार से हम इन चुनौतियों से निपटें। उम्मीद कर रहा हूं भी अच्छे से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं एक एक करके। पहले एकता के सूत्र में बांधना, क्यों जरूरी हो गया था देश को एकता के सूत्र में बांधना और क्यों हम इसको एक चुनौती के रूप में मान रहे थे और रियल में ये एक चुनौती भी थी। तो देखिएगा कि भारत है वो अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। बहुत विविधता थी यहां पर विभिन्न भाषा, धर्मों और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे। तो अलग अलग धर्मों को, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग यहां रहते थे। तो कैसे उन सबको जोड़कर रखा जाए, कैसे उनको एकता के सूत्र में पिरो दिया जाए, यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। और इन सभी को एकजुट करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था। और इसी आधार पर अंग्रेज और दुनिया के दूसरे जो देश थे वो ये मान रहे थे कि भारत बहुत ज्यादा टाइम तक एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएगा। लेकिन स्थिति आपके सामने है, हम समझ सकते हैं भी भारत आज एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। भारत की एकता इतनी स्ट्रोंग है भी ये ऐसे अंग्रेज या कोई दूसरे पड़ोसी हमें तोड़ नहीं सकते। एकता में शक्ति है और इसका प्रदर्शन हर भारतीय ने किया है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और संस्कृति को मानने वाला हो। तो एक पहली ये चुनौती थी। दूसरी चुनौती पर हमने बात की क्या लोकतंत्र की स्थापना करना, भी किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना होगी। हमने ये कहा था ना भी एक चीज पर सबकी सहमति थी, 2 चीजों में, जिनमें से एक था लोकतांत्रिक सरकार द्वारा शासन चलाया जाएगा। तो इसका मतलब लोकतंत्र की स्थापना करना था। तो इसमें हमने क्या अपनाया? फिर हमने भारत में संसदीय शासन के ऊपर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया। भी इसके अंदर भी हमारे यहां पर इलेक्शन होंगे, राजनीतिक पार्टियां होगी, निर्दलीय होंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाकर अपने मुद्दे रखेंगे, उनके आधार पर जनता उनको वोट देगी और जो विजेता होगा वो संसद में जाकर बैठेगा, सरकार बनाएंगे वो और देश के कल्याण के लिए काम करेंगे। तो ये है प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमने संसदीय शासन के ऊपर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया और संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए और मतदान करने का अधिकार भी दिया। आपको पता है 18 साल और 18 से ऊपर का हर व्यक्ति है वो इलेक्शन में वोट डाल सकता है और डालना भी चाहिए।
तो प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया और नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए और मतदान का अधिकार है वो हमारे संविधान में हमें दिया गया है। उसके बाद तीसरी जो चुनौती हमारे सामने, समानता पर आधारित विकास करना। इसका क्या अर्थ है? तो देखिएगा, ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए काम करना है, न कि किसी एक वर्ग का। अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित, जो पिछड़े हुए बचे हुए जो लोग हैं, जो वर्ग है उन, या धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक जो समुदाय है, उनको विशेष सुरक्षा दी जाए। तो सबके कल्याण पर काम हो, और जो वंचित वर्ग है, जिन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही, या जो धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, उनको विशेष सुरक्षा देनी होगी। और जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए, राज्य के लिए नीति निदेशक तत्वों को भी संविधान में शामिल किया गया। भी राज्य की जो सरकार है, राज्य का मतलब यहां देश की बात हो रही है, भी राज्य की जो सरकार है वो जन कल्याण के लिए क्या क्या कार्य कर सकती है और क्या उन्हें करने चाहिए, तो इन चीजों को भी हमारे संविधान के अंदर शामिल किया गया। तो आपने एक संक्षिप्त परिचय ले लिया है भी इन तीनों चुनौतियों का सामना हमारे देश में किस प्रकार से किया गया। अब आप अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं टाइम दे दूंगा बीच में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहां एक चीज अब बताना चाहूंगा, हमारा जो ये पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस चैप्टर के अंदर अब हम इस पहली चुनौती के ऊपर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और यह हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती भी किस प्रकार देश को एकता और अखंडता के सूत्र के अंदर बांध कर रखा जा सके, इसके लिए क्या क्या किया गया, वो सारी कहानी इसके अंदर पढ़ेंगे। और सीधी सी बात कहूं, आपको पता है हमारे देश के अंदर राजाओं का, अंग्रेज तो थे ही थे, साथ में राजाओं का राज भी था, रियासतें थी, रजवाड़े थे, और उनको कैसे भारत के अंदर शामिल किया जाए और एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, वो सारी बातें हम इस पहली चुनौती के अंदर इस पहले अध्याय में अच्छे से अब समझेंगे। फिर आता है भी दूसरी जो हमारी चुनौती है वो इसी पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और तीसरी जो हमारी चुनौती है इसका अध्ययन इसी पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय में हम उसको समझेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है भी इस पाठ्य पुस्तक के पहले तीनों चैप्टर में हम राष्ट्र निर्माण की तीनों चुनौतियों के बारे में अच्छे से समझ विकसित है वो करेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और हमने कहा भी राष्ट्र निर्माण की तीन चुनौतियां थी, जिनमें से पहली हमारी एकता के सूत्र में देश को बांधने की थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया, पहला महत्वपूर्ण काम था जो रजवाड़े थे, रजवाड़े यानी जो रियासतें थी, उनका विलय यानी रियासतों का एकीकरण, या यूं कहें भी रजवाड़ों का विलय, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या था ये, सबसे पहले तो ये समझिए। बात करें हम ब्रिटिश इंडिया की, यानी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब भारत को, इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। इसके अंदर दो तरीके से शासन हो रहा था। एक तो वो एरिया जहां पर ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे, यानी सीधी सी बात कहूं जहां अंग्रेजों का राज था जिस क्षेत्र के अंदर। दूसरा था देसी रजवाड़े या देसी रियासतें, जिनकी संख्या थी 565। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत यानी अंग्रेजी जो प्रांत थे, वहां पर किनका नियंत्रण था, अंग्रेजों का, यानी अंग्रेजों का ही सरकारी नियंत्रण था वहां पर। और देसी रजवाड़ों में किसका शासन, राजाओं का।
तो ब्रिटिश इंडिया के वो प्रांत, वो क्षेत्र जहां पर राजाओं का शासन था, वो रजवाड़े कहलाते थे। और सीधी सी बात कहूं भी, ये रजवाड़े क्यों थे? सीधी सी बात तो ये है भी, ज्यादातर जो ये राजा थे ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके नियंत्रण में ही वहां का शासन चलाते थे और मजे करते थे। ये बड़ी विडंबना है। अब बात थी भी आजादी जब हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि जिन क्षेत्रों में हमारा अधिकार है वो भी स्वतंत्र, और साथ में जो देसी रजवाड़े हैं, जो देसी रियासतें हैं, वो भी हमारे नियंत्रण से आजाद हो गई है। अब सबको आजाद कर दिया, भैया तुम आजाद हो, जैसा मन करे वैसा करो। यही बात अंग्रेजों की हमारे अखंड भारत को खतरा उत्पन्न करवा रही थी, क्योंकि इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने जाते जाते ये पासा फेंक दिया भी, आप राजा लोगों, आप चाहें तो भारत में मिल जाएं, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, और अगर आपका मन करे तो आप आजाद रह जाओ, यानी अपना अलग देश बना लो, या तो भारत में मिलो या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र स्टेट है वो आप बना लीजिए। कोई कंडीशन नहीं थी भी आपको उनके साथ ही जाना है। और इससे भी बुरी बात ये थी भी, अंग्रेजों ने ये अधिकार किन को दिया? वहां की जनता को नहीं दिया, बल्कि राजा लोगों को दिया गया। तो राजा क्यों किसी के अधीन काम करना चाहेंगे? वो तो खुद राजा थे। और किसी भी चीज भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, इन दोनों में ही मिलने का मतलब था भी वहां की जो अंतरिम सरकार है उनके अंडर काम करना, आगे जो सरकार बनेगी उनके अंडर में काम करना, और ये राजा लोगों को पसंद नहीं था। तो भैया सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया था, और वो था भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना। और भारत के अंदर सबसे पहली जो रियासत जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया वो है दक्षिणी भारत की त्रावणकोर। त्रावणकोर जो कि केरल स्टेट में है आज के हिसाब से समझे तो बहुत अच्छा प्रश्न भी है भी। भारत की वो पहली देसी रियासत रजवाड़ा जिसने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया वो त्रावणकोर। और उसके अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित है वो कर दिया। तो ये समस्या ही तो उत्पन्न करना चाहते थे अंग्रेज, और उसमें वो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तब भारत सरकार ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया, भैया ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कोई न कोई इलाज करना पड़ेगा भी। उनको समझ में आ जाना चाहिए भी अब आपका जो राजशाही है वो खत्म हो चुका है, अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, तो अब राजाओं का राज नहीं चलेगा। तो ये बातें जब सामने आई तो मिर्ची किसको लगी? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को मिर्ची लगी, क्योंकि वो उनका काम भी, ये तो अंग्रेजों के हिसाब से उस टाइम काम कर रहे थे भी। रजवाड़े हैं वो अपनी मनमर्जी का रास्ता चुने भाई, आप भारत सरकार इनको परेशान नहीं करो, जो स्वतंत्र रहना चाहे उनको स्वतंत्र रहने दो। उनको ये था कल को हम मिला लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम लीग भी बड़ा भारत के कड़े रुख से बड़ा नाराज हुआ, और भारत सरकार ने इनकी कहां परवाह करनी थी। इन्होंने तो पहले जितना नुकसान हिंदुस्तान का करना था वो कर चुके थे। तो फिर जिम्मेदारी दी गई भारत के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल साहब, आप अपनी चतुराई से इस देश को टूटने नहीं देना है, इसको एकीकृत रखना है। तो संपूर्ण भारत के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रियासती एक विभाग बनाया गया था जिसके तहत इन सब रियासतों का एक करके भारत के अंदर यानी भारतीय संघ के अंदर इनको मिलाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। सरदार इनकी उपाधि। और इन सब चीजों को लेकर सरकार का क्या नजरिया था एकीकरण को लेकर, हम उन तथ्यों पर भी बात कर लें। अभी अभी बताया हमने भी, अंग्रेजों ने कह दिया रियासतों को भी चाहे भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलो या स्वतंत्र रहो। तो भारत सरकार ने देखा भी, जब एकीकरण की बात आई, सरदार पटेल साहब ने देखा भी अधिकांश जो रजवाड़े हैं, जो रियासतें हैं, वो भारतीय संघ में ही मिलना चाहते थे। भाई हम तो भारत के साथ जाएंगे, ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात थी। दूसरा, भारत सरकार ने, हमने कहा कड़ा रुख, लेकिन इसके साथ साथ लचीले भी थे।
कुछ रियासतों को लेकर। तो भारत सरकार का रुख लचीला भी था, भी अगर कोई रियासत भारतीय संघ में मिलना चाहती है और कुछ स्वायत्तता चाहती है, कुछ स्वतंत्रता चाहती है, तो भाई वो भी हम दे देंगे। जैसे कि किसको दी? जम्मू कश्मीर को, जो धारा 370 की जो बातें हैं जो अब हटा दी गई है, ये इसी के तहत दी गई थी। उसके बारे में जम्मू कश्मीर के एकीकरण की कहानी को भी हम किसी अगले अध्याय के अंदर पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तीसरी बात थी कि जिनकी सीमाएं, यानी जिन रियासतों की जो सीमाएं हैं वो स्वतंत्र भारत की नई सीमाओं से मिलती थी, यानी जो आजाद भारत जो बन चुका था उनके अंदर वाली बात आ गई। भी 15 अगस्त 1947 से पहले ही वो भारतीय संघ में शामिल हो गए। तो स्वतंत्र भारत के अंदर की जो रियासतें थी उन्होंने भी कह दिया भी ठीक है, भी हम भारत संघ के साथ हैं। तो फिर उनको कहा गया, पटेल साहब ने कहा भैया विलय पत्र के ऊपर साइन करो, सहमति पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करो, तभी माना जाएगा, यानी कानूनी रूप से माना जाएगा भी आप भारत संघ के साथ हो। और लगभग रियासतों ने अपवाद के रूप में 4 रियासतें छोड़ते हुए हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ गुजरात में और जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन 4 रियासतों को छोड़ते हुए बाकी सभी रियासतों ने विलय पत्र, सहमति पत्र के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अर्थात उसका मतलब था भी ये रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई है। और इनके जो सहमति पत्र था जिस पर इन्होंने विलय पत्र के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए, उस सहमति पत्र को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर भी क्या है। तो देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय होने का सहमति पत्र है, विलय पत्र है ये, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। तो अब आपने ये समझा भी रजवाड़ों का विलय है वो क्यों करने की नौबत आई, किस प्रकार अंग्रेजी जो अपना इंडिया था वो 2 भागों में बंटा हुआ था। जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो फिर वो कुछ समस्याएं छोड़ गए भी आपकी मर्जी, आप कहीं भी मिले। कुछ ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिनमें पहला नाम त्रावणकोर का आता है। तो ये समस्याएं और नहीं आई, भारत और छोटे छोटे देशों के अंदर नहीं टूटे। जिम्मेदारी किसको दी गई? पटेल साहब को दी गई, और उन्होंने अपनी चातुर्य और बुद्धिमत्ता के दम पर भारत को एकीकृत भारत, एक अखंड भारत है वो बना दिया। यानी यूनिटी, हमारे भारत की एकता का पूरा श्रेय जो जाता है वो हमारे पटेल साहब को ही जाता है। तो उन्होंने ये भी देखा भी भारतीय संघ में मिलना चाहते हैं, कुछ स्वायत्तता दे दी जम्मू कश्मीर, जो नहीं मिलना चाहते वो मणिपुर, हैदराबाद है, लेकिन बाद में इनको भी मना लिया गया। पहले तो कहा गया भी आप राजी मिल जाओ, जो राजी नहीं हो रहे थे उनके लिए अलग अलग कुछ कुचक्कर भी चलाने पड़े ताकि ये आपस में भारत संघ में विलय पत्र के ऊपर साइन करते। तो ये थी रजवाड़ों से जुड़ी हुई बातें, बेसिक बातें। अब अगले वीडियो सेशन में हम हैदराबाद और मणिपुर है, इनका भारतीय संघ में विलय है वो किस प्रकार से हुआ, उन दोनों को पढ़ेंगे। इस अध्याय में 2 के बारे में ही है, आगे के जो रियासतें हैं उनको किसी अन्य चैप्टर के अंदर हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो सेशन में हैदराबाद और मणिपुर के भारतीय संघ में विलय के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आनंद आया होगा, अच्छे से समझे होंगे भी किस प्रकार भारत को एकता के सूत्र में बांधने में पटेल साहब ने कितना बड़ा रोल अदा किया। आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स मेंटेन कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।